फ्रेंड्स नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे जो सोशल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बीपीएससी में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के तहत। तो चलिए देखते हैं विस्तार सहित पूरे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या मुख्य चुनौतियां थीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या मुख्य चुनौतियां थीं उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं यहाँ पे, एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने की, तीसरा है समावेशी विकास की, चौथा है आतंकवाद से मुक्त की। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या क्या मुख्य चुनौतियां थीं। तो चुनौतियां पहले हम समझेंगे इसमें कौन कौन सी थीं। तो इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने मुख्यतः एकता के सूत्र में, यहाँ पे देखेंगे एकता के सूत्र में भारत को इसमें गढ़ने की जो लोकतंत्र थी, गढ़ने की लोकतंत्र को कायम रखने की एक समावेशी विकास की चुनौतियां थीं। अतः इसमें जो ऑप्शन आपका राइट होगा, इसमें एक दो और तीन तीनों ऑप्शन राइट होगा। एकता के सूत्र में भारत को गढ़ने की और लोकतंत्र को कायम रखने की तथा समावेशी विकास, तीनों इसका राइट आंसर होगा। तो अतल विकल्प एक दो और तीन इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आज़ादी हासिल करने के पश्चात के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने गुजरात में आज़ादी की प्राप्ति का जश्न मनाया। दूसरा है कोलकाता में हिंदुओं और मुसलमानों ने सौहार्द के साथ जश्न मनाया। तीसरा है गांधी जी लोगों को सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलता देख काफी खुश हुए। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें चलिए देखते हैं। गांधी जी ने 15 अगस्त गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया था। गांधी जी ने भाग नहीं लिया था किसी भी जश्न में 15 अगस्त 1947 के जश्न में। क्यों? क्योंकि वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं एवं मुसलमानों के मध्य भयंकर दंगे चल रहे थे। हिंदू एवं मुसलमानों के मध्य भयंकर दंगे चल रहे थे कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। तो गांधी जी ने हिंदू व मुसलमानों से सांप्रदायिक हिंसा को त्यागने के लिए आग्रह किया था और हालात धीरे धीरे सुधरने लगे थे। तो वहां पे देखेंगे आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो इसका कथन सत्य है। कोलकाता में इसका सही आंसर जो होगा केवल दो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि कोलकाता में हिंदुओं और मुसलमानों ने सौहार्द के साथ जश्न मनाया था। कब? जब गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों से सांप्रदायिक हिंसा को त्यागने के लिए आग्रह किया था और हालात धीरे धीरे सुधरने लगे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के साथ मनाया। इसमें पूछा कौन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल दो कथन सत्य होगा। गांधी जी द्वारा जनवरी 1948 में रखे उपवास के फलस्वरूप कौन से परिवर्तन दिखाई देने लगे। पहला देखते हैं सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी। दूसरा है दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए। और तीसरा है भारत सरकार पाकिस्तान को उसके देय चुकाने पर राजी हो गई। तो इसका देखते हैं। तो पहले देखेंगे गांधी जी जो चाहते थे कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण, जो मुसलमान थे वो भारत में गरिमापूर्ण तरीके से जीवन मिले उन्हें, भारत में मुसलमानों को। तो ऐसा गांधी जी चाहते थे और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। उन्हें क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि जो भारत है, भारत पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं करेगा। ये गांधी जी को डर था कि भारत जो है, भारत सरकार वो पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं करेगा। इसलिए जनवरी 1948 में गांधी जी ने उपवास रखा। उपवास पर बैठ गए। उनके ऐसा करने से सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई। उनके ऐसा करने से जो पहला यहाँ पे कथन दिया गया है, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में कमी हुई, पहला भी सही है। दिल्ली व उसके आसपास के इलाकों में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में वापस आ गए, ये भी सही है। और भारत सरकार पाकिस्तान को उसके देय चुकाने में राजी हो गई। तो जब गांधी जी ने उपवास रखना जारी रखा तो वहाँ पे जो उपयुक्त तीनों कथन है, तीनों कथन शर्तें दी गई थी, वो सभी को भारत सरकार ने मान लिया और भारत सरकार पाकिस्तान को उसका देय चुकाने पर भी राजी हो गई। तो इस प्रकार इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दो और तीन तीनों इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गांधी जी की मौत के बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा फिर भड़क गई गांधी जी की मौत के बाद। दूसरा है सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठन और सक्रिय हो गए। तीसरा है सांप्रदायिक माहौल पर जोर लोगों में और बढ़ गया। इसमें पूछ रहा है कौन सी घटनाएं सत्य हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, गांधी जी की मौत से देश के सांप्रदायिक माहौल में कोई हिंसा भड़क नहीं हुई, बल्कि एक जादुई असर हुआ। इसमें इसमें क्या जादुई असर हुआ कि
जो विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा था वो अचानक ही मंद पड़ गया। और उसके बाद भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों पर पाबंदी लगा दी। जो संगठन थे हिंसा फैला रहे थे उन पर भारत सरकार ने पाबंदी लगा दी। और तीसरा जो इसमें है, सांप्रदायिक माहौल को जोर लोगों में घटने लगा। जो सांप्रदायिक माहौल था उसमें जो जोर था वो घटने लगा। अब सांप्रदायिक माहौल कम होने लगा था। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा फिर भड़की नहीं थी बल्कि मंद पड़ गई थी। और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठन और सक्रिय नहीं हुए थे बल्कि उन पर भारत सरकार द्वारा पाबंदी लगा दी गई थी। और सांप्रदायिक माहौल का जोर लोगों में और बढ़ गया नहीं बल्कि वो घट गया, और जोर और लोगों में घट गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे। और दूसरा है, राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। तो उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें असत्य पूछा जा रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें पूछा जा रहा है, अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के एक तिहाई हिस्से में रजवाड़े कायम थे और राजाओं ने ब्रिटिश राज्य की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और उन्हीं के अंतर्गत वे अपने घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें हैदराबाद रियासत। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो हैदराबाद रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से पीड़ित थे। निजाम के शासन में महिलाओं पर अत्यंत जुल्म किए गए। निजाम के विरुद्ध छिड़े आंदोलन में कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस अग्रिम पंक्ति में थे। तो इसमें पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखेंगे हैदराबाद जो थी, हैदराबाद देखेंगे यह बहुत बड़ी रियासत थी। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी। इसके कुछ हिस्से इसके कुछ हिस्से महाराष्ट्र महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश में फैले हुए थे। और जो हैदराबाद का शासक था उस शासक को निजाम बोला जाता था। निजाम। और निजाम वह दुनिया का दौलतमंद लोगों में शुमार था। जो निजाम था दुनिया के दौलतमंद लोगों में शुमार था। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के दमनकारी शासन से खास तौर पर जो किसान थे वो दुखी थे और निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। और जबकि हैदराबाद के निजाम के द्वारा ही जो महिलाएं थी, महिलाओं पर भी अत्यंत जुल्म हुए थे। तो इस तरह से इसमें जो राइट आंसर होगा इसका होगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मणिपुर रियासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जून 1948 में चुनाव के माध्यम से यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। दूसरा है, मणिपुर भारत का दूसरा भाग था जहाँ सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। इसमें कौन सी घटना या घटनाएं सत्य हैं? तो इसमें देखते हैं, जो मणिपुर था, मणिपुर भारत का पहला भाग था। जो मणिपुर था भारत का ये पहला भाग था, फर्स्ट पार्ट था, जहाँ पर सार्वभौम वयस्क मताधिकार वयस्क मताधिकार मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। तो मणिपुर भारत का पहला ऐसा राज्य था, मणिपुर भारत का पहला भाग बना जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। जून 1948 में चुनाव के माध्यम से यहाँ संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। और यहाँ पे पूछा जा रहा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस ने सामाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन करने से मना कर दिया था। तीसरा है, केंद्र सरकार ने 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है, राज्य पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग
तो देखते हैं यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 1953 में किया था। केंद्र सरकार ने 1953 में इसका गठन किया था और जो यहाँ पे अध्यक्ष बनाए गए थे, इस गठन के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली को बनाया गया था। अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। फजल अली, इनको इस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और इनके साथ एम पडिक्कर व एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। तो एम पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू इनके इस आयोग के सदस्य थे। ये दोनों लोग सदस्य थे और अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली अध्यक्ष थे। इस आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है और इस आयोग का काम राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था और इसी आयोग ने स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इन्होंने स्वीकार किया कि जो राज्यों में भाषा के आधार पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में, जो कि यहाँ पे लिखा है 1955, यही गलत है यहाँ पे, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह संविधान सभा की मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। जी बिल्कुल सही है। इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। तो यहाँ पे देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखते हैं कि वह संविधान सभा के मौलिक अधिकारों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। यानी कि पहला 100% सही है। इन्होंने देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा भी 100% सही है। तीसरा है वह स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। यह भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी या इनमें से एक से अधिक। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुट्टी श्रीमालुलु श्री राम मुल्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथनों पर चयन कीजिए। तो पोट्टी श्रीरामुलु एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। दूसरा है वह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास पर बैठे थे। इन्होंने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे तथा इसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं जो पोट्टी श्री रामुलु थे, पोट्टी श्री रामुलु श्री रामुलु पोट्टी श्री रामुलु यह एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने नमक सत्याग्रह में, ये गांधीवादी थे। कैसे थे? तो गांधीवादी विचारक थे ये। और इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इन्होंने अब सरकारी नौकरी से त्याग दे दिया। सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। और 1946 में देखेंगे 1946 में 1946 में वह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों का प्रवेश जहाँ पे वर्जित था, दलितों के प्रवेश के लिए मांग करते हुए उन्होंने उपवास रखा। वो उपवास पर बैठ गए कि दलितों को उस मंदिर में प्रवेश करने दिया जाए। कौन से? तो मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए मांग करते हुए उपवास पर बैठ गए थे। और 19 अक्टूबर देखेंगे 19 अक्टूबर 1952 को इन्होंने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए तथा इसी दौरान 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिलिंग में सदस्य थे। तीसरा, वह आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। चौथा, हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत होकर इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। और पांचवा है, जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सही राइट आंसर क्या होगा। केवल 1 और 2
केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 4 और 5, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखते हैं क्या आंसर होगा। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना किया था, तो इसका कथन पहला सही होगा। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे, वायसराय की काउंसिल में क्या थे, सदस्य थे, तो कथन नंबर दूसरा भी सही होगा। वह आज़ादी के बाद नेहरू के मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे, तो यह भी सही है। और हिंदू हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर असहमत होकर इन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, यह भी सही है। और जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। यानी कि उपरोक्त सभी सही है, पांचों कथन सही हैं, उपरोक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। इसमें देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। इसके संस्थापक रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे। दूसरा है साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन का विरोध किया था। तीसरा है गैर कांग्रेसी पार्टियों के विपरीत इस दल के पास आजादी के समय एक सुचारू पार्टी मशीनरी और समर्पित काडर मौजूद था। इस दल ने स्वतंत्रता उपरांत ने तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो केवल दूसरा ऑप्शन, केवल दो, केवल 1, 2 और 4, केवल 3 और 4, केवल 2 और 4, तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका, तो यहाँ पे देखेंगे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे वो रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे, पहला सही है। और दूसरा देखेंगे यहाँ पे जो साम्यवादी थे, ये साम्यवादी जो द्वितीय विश्व युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वार में साम्यवादियों ने यानी कि कम्युनिस्टों ने किसका विरोध नहीं किया था, मतलब जर्मनी के खिलाफ, जो नाजी और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे जो ब्रिटेन थे, उन ब्रिटेन का विरोध नहीं किया था, ब्रिटेन का साथ दिया था, ब्रिटेन का साथ दिया था कम्युनिस्टों ने या साम्यवादियों ने। और यहाँ पे लिखा है विरोध करने का, तो हमारा दूसरा कथन क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो सही होगा केवल 2, इसमें हमारा ये सही आंसर होगा। इसमें पूछा है असत्य कथन, तो केवल 2 असत्य है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है 1, 3 और 4 ये सभी सही हैं। सिर्फ दूसरा हमारा असत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पे विरोध नहीं कर रहे थे, वहाँ पे जो साम्यवादी थे नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे ब्रिटेन का साथ दिया था, उन्होंने विरोध नहीं किया था। और बाकी दिए गए कथन सही हैं। भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी थी? पश्चिम बंगाल में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही होगा केरल में। भारत ने सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी सबसे पहले यहाँ पे सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना केरल में बनी थी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार सबसे पहले केरल में बनी थी। यह पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भारत में चुनी गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। नेक्स्ट है भारतीय जनसंघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। किसके संस्थापक? तो अब हम देखते हैं भारतीय जनसंघ के बारे में देखते हैं। तो भारतीय जनसंघ इसके जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ था 1951 में हुआ था। और इसके जो संस्थापक अध्यक्ष इसके कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। और इन्होंने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो इसमें पूछ रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे, तो बिल्कुल पहला सही है। जनसंघ ने अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन की अगुवाई की, यह भी सही है। इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया था। तो ये ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन भी सही है। इस संगठन ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया था, यह भी सही है। और जनसंघ ने भारत में आणविक हथियारों के निर्माण का समर्थन किया था, तो यह भी सही है। तो इसमें जो उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र पार्टी स्वतंत्र पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पार्टी ने अर्थव्यवस्था में विकास के नजरिए से किए जा रहे राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीय नियोजन, राष्ट्रीयकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी की आलोचना की। दूसरा है, इस पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे कराधान का समर्थन किया। तीसरा है, इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने का विरोध किया। और चौथा, यह पार्टी गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने पर बल देती थी।
तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, इसमें जो केवल आपका एक कथन होगा, ये इसमें क्या है, यह इसमें सही नहीं है। बाकी सभी क्वेश्चन जो सभी कथन इसमें दिए गए हैं वो सही हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन लगा लेंगे केवल एक। तो अब ये देखते हैं स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व। स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालचारी और के एम मुंशी, और उनके साथ थे एन जी रंगा और मीनू मीनू मसानी मीनू मसानी। ये सभी चारों लोग स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और इस पार्टी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हित में ध्यान रखकर किए जा रहे कराधान का भी विरोध किया था। तो यहाँ पे दूसरा भी सही होगा, कराधान का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे देखेंगे दूसरा गलत है, यहाँ पे लिखा हुआ है समर्थन, तो समर्थन इन्होंने नहीं किया था, इन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने, जो कराधान का समर्थन नहीं था, ये कराधान का इन्होंने विरोध किया था। और तीसरा है, इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छूट देने का समर्थन किया था, यहाँ पे विरोध नहीं किया था। तो यहाँ पे विरोध हटा देंगे, तो यहाँ पे इन्होंने समर्थन किया था। और चौथा देखेंगे, यह पार्टी गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम रखने पर बल देती थी। तो यहाँ पे देखेंगे, जो यह पार्टी है वो गुट निरपेक्षता की नीति, सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते की पक्षधर नहीं थी। यह यूएसए, यहाँ पे देखेंगे, यह यूएसए से रिश्ते बनाने की वकालत करती थी। यह यूएसए से रिश्ते बनाने चाहती थी यह पार्टी, रूस से यह पार्टी दोस्ती नहीं करना चाहती थी। तो इस प्रकार जो यहाँ पे जो कथन सही है वो पहला सही है। आप सिर्फ और सिर्फ कथन नंबर एक सही है, तो यहाँ पे पहला सही आंसर हो जाएगा। केवल एक कथन इसमें सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो सिर्फ केवल कथन एक सही है, बाकी कथन गलत हैं। तो यहाँ पे समर्थन नहीं होगा, दूसरे में समर्थन की जगह इन्होंने विरोध किया था। और इस दल ने निजी क्षेत्र को खुली छोड़ देने का विरोध नहीं, बल्कि यहाँ पे समर्थन किया था। और चौथे में इन्होंने यूएसए से दोस्ती करने की सोची थी, रूस से नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो प्रश्न नंबर 16 का हो जाएगा। इसमें देखते हैं केवल दो, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, उपरोक्त सभी। तो आइए देखते हैं, जो आचार्य नरेंद्र देव, इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किया था। सोशलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने किया था 1934 में। और इसमें दिए गए जो कथन हैं वो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कैसे सही हैं? तो वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। इन्होंने आज़ादी के बाद सोशलिस्ट पार्टी का और बाद में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। और वह बौद्ध धर्म के विद्वान थे तथा इन्होंने किसान आंदोलन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। राजकुमारी अमृता कौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन असत्य हैं? इनमें पहला कथन है, इनका जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ था तथा ये ईसाई धर्मानुयायी थी। तो यहाँ पे देखेंगे, जो राजकुमारी अमृता कौर हैं, राजकुमारी अमृत कौर, तो इनका जन्म देखेंगे, जो इनका जन्म हुआ था वो कपूर इनका जन्म कपूरथला के राज परिवार में हुआ था। और इनकी जो विरासत में माता से ईसाई धर्म विरासत में मिला था इन्हें, इनकी माता से, ये ईसाई ही थी, इनकी माता से ये विरासत के रूप में मिला था। और ये देखेंगे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थी, जबकि यहाँ पे दिया गया है अंतरिम मंडल में महिला बाल विकास मंत्री थी। ये गलत दिया गया है, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल स्तर में ये स्वास्थ्य मंत्री थी। और इसमें कहा जा रहा है कि ये संविधान निर्मात्री सभा की महत्वपूर्ण सदस्य थी। ये सही है, दूसरा पहला भी सही है। और इसमें जो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें केवल 3 कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18।
दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे। तो ये पंडित दीनदयाल के बारे में बात हो रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उपाध्याय तो यह स्वयं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता थे, सही है। वह भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य तथा पहले महासचिव थे। ये पहले महासचिव थे, तो यह भी 100% सही है, पहले महासचिव थे। और तीसरा देखते हैं, इनको समग्र मानवतावाद सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो यह भी 100% सही है कि इनको समग्र मानवतावाद सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, श्री राजगोपालचारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने तथा आज़ादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में मंत्री भी थे। तो यह कौन से मंत्री थे? तो यहाँ पे ये देखेंगे, शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री ये बने थे। और दूसरा देखते हैं, वह भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय थे, साथ ही वह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। पहला थे सी राजगोपालचारी, दूसरा थे यस राधा कृष्णन और तीसरे थे सी वी रमन। तो ये 3 लोगों को 1954 में 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और जो सी राजगोपालचारी थे वो पहले सम्मानित भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति थे और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। साथ ही ये मद्रास, जो इस समय चेन्नई जिसका नाम है, ये मद्रास के मुख्यमंत्री उस समय थे, मद्रास के मुख्यमंत्री थे। और यहाँ पे जबकि आंध्र प्रदेश का दे रहा है तो आंध्र प्रदेश गलत हो जाएगा मेरा। तो इन्होंने स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना भी की थी। तो ये भारत में सम्मानित पहले भारतीय भी थे और साथ में मद्रास के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और 1959 में इन्होंने यहाँ पे स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन्होंने 1959 में किया था। 1959 में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। दूसरा यहाँ पे गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश लिखा है, या मद्रास लिखता तो सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आज़ादी प्राप्ति से पहले कांग्रेस पार्टी एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। दूसरा, इस पार्टी ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और लगभग हर विचारधाराओं के मध्यम वर्गीयों को समाहित कर रखा था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 20 का। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं, इसमें सत्य पूछा गया है तो दोनों कथन सत्य हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत शामिल नहीं थी? तो रफ़ी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृता कौर, जॉन मथाई, जगजीवन राम, गोपाल स्वामी अयंगर, श्री गाडगिल। तो उन नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 3 और 5, केवल 3, 4 और 6, केवल 2, 4 और 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी लोग शामिल थे। और इसमें पूछ रहा है कौन सा उत्तर, इसमें पूछ रहा है कौन शामिल नहीं था। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो शामिल नहीं था, क्योंकि उपरोक्त दिए कथन में सभी शामिल थे, सभी शामिल थे किसमें? अंतरिम मंत्रिमंडल की सरकार में, स्वतंत्रता के बाद बने अंतरिम मंत्रिमंडल में सभी लोग शामिल थे। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।